आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने ये स्टडी किया था कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे उनकी थ्योरी क्या थी और एक फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कैसे हमेशा इक्विलिब्रियम जो है या संतुलन जो है वो हमेशा स्थापित रहता है, पूर्ण रोजगार पे या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। क्लासिकल्स ये मानते थे कि हमेशा एक टेंडेंसी होती है इक्विलिब्रियम की, वो भी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, और गवर्नमेंट इंटरवेंशन की किसी भी तरीके से कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। 1929 में जब महामंदी का दौर शुरू हुआ और एक दशक तक या 10 इयर्स तक डिप्रेशन या ग्रेट डिप्रेशन जो है वो बना रहा, तो उसने एम्पेरिकली का मतलब होता है डेटा या आंकड़े की सहायता से, एम्पेरिकली मीन्स विद द हेल्प ऑफ डेटा, एम्पेरिकली ये प्रूफ हो गया कि क्लासिकल की जो थ्योरी है वो गलत है और कैपिटलिस्ट इकॉनमी में हमेशा पूर्ण रोजगार पर संतुलन बना नहीं रहता, क्योंकि 1930s का जो पूरा एक दशक था या एक डिकेड था उसमें लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो उसमें बहुत तेज़ी से गिरावट आ रही थी और अमेरिका की, यूएसए की 25% पॉपुलेशन, मिलियंस में लोग जो है वो बेरोजगार थे या अनएम्प्लॉयड थे महामंदी के दौर में या ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में। तो 1930s ने एम्पेरिकली ये साबित कर दिया कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो है उसकी वैधता पर या वैलिडिटी पे एक सवाल उठता है, और इसी के साथ कीन्स ने अपनी थ्योरी दी थी जिसको कि आज हम स्टडी करेंगे। ग्रेट डिप्रेशन के दौर में कीन्स ने 1936 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। कीन्स की इस किताब में न केवल क्लासिकल्स को क्रिटिसाइज किया गया और गलत साबित किया गया, इसके अलावा कीन्स ने अपनी इस किताब में ग्रेट डिप्रेशन या महामंदी की समस्या का सल्यूशन भी दिया कि किस प्रकार से हम ग्रेट डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। कीन्स की जो थ्योरी थी उसको जितने भी आधुनिक अर्थशास्त्री या मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो कीन्स की थ्योरी पे बिलीव करते हैं। कीन्स की जो थ्योरी है वो एक फंडामेंटल या आप कह सकते हैं कि मूलभूत बदलाव लेकर आई थी, एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आई थी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज लेकर आई थी मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी में या थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में। इट ब्रॉट अ फंडामेंटल चेंज। कीन्स के पहले किसी भी अर्थशास्त्री ने मैक्रो इकोनॉमिक्स को एज अ ब्रांच एस्टैब्लिश नहीं किया था, इसलिए जॉन मेनार्ड कीन्स को फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स भी माना जाता है। और ये क्योंकि ये एक फंडामेंटल चेंज लेकर आए थे तो इसीलिए इसको न्यू इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। कीन्शियन इकोनॉमिक्स को न्यू इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। आर्थिक विचारधारा में एक बहुत ही आप कह सकते हैं बड़ा परिवर्तन लेकर आए थे, जिसकी वजह से कीन्स की थ्योरी को या कीन्शियन इकोनॉमिक्स को न्यू इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। और क्योंकि ये बहुत डिफरेंट था पहले की थ्योरी से, इसलिए इसको कीन्शियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। कीन्शियन रेवोल्यूशन। कीन्स के मुताबिक किसी भी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सप्लाई और डिमांड के आधार पर जब संतुलन स्थापित होता है तो ये पूर्ण रोजगार से कम पे स्थापित होता है, इसलिए वो कहते हैं इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश एट अंडर एम्प्लॉयमेंट। कीन्स का ये मानना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार का संतुलन पाया जाता है वो पूर्ण रोजगार पे ना
पाया नहीं जाता जैसा कि क्लासिकल्स मानते हैं, बट पूर्ण रोजगार से कम पे पाया जाता है। मतलब ये जो लेवल है ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार होंगे, अनैच्छिक बेरोजगारी। कीन्स के हिसाब से ये बहुत ही नेचुरल है कि किसी भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक नॉर्मल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वो है जहाँ पे हमेशा एक प्रकार की अनिच्छिक बेरोजगारी पाई जाएगी, और ये एक शॉर्ट रन थ्योरी है। कीन्स की जो थ्योरी है वो लॉन्ग रन के लिए नहीं है, शॉर्ट रन के लिए। कीन्स का एक बहुत ही फेमस फ्रेज है, एवरी वन इज डेड इन द लॉन्ग रन। कीन्स मानते हैं कि लंबे समय में सब कुछ परिवर्तनशील होता है, इसलिए इनकी जो थ्योरी है इसकी वैधता सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए है, इसलिए शॉर्ट रन थ्योरी है। दूसरी ओर कीन्स का एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने ये कहा कि ये किसी भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए ये नॉर्मल है कि इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टैब्लिश होगा लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो अनिश्चित बेरोजगारी के अंतर्गत आएंगे, और कीन्स कहते हैं कि संतुलन जो है वो हमेशा अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एस्टैब्लिश होगा। दूसरी तरफ क्लासिकल्स क्या मानते थे कि इक्विलिब्रियम जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे एस्टैब्लिश होगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, एक अंतर है कीन्स और क्लासिकल्स की जो एजम्पशंस थे उनके बीच में। अब हम मेन मॉडल स्टडी करेंगे, द मॉडल। कीन्स की थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड का। स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई है कि इसके पहले का पॉइंट फिर से मैं रिपीट कर दूं। ओके, ये स्टडी कर रहे थे कि क्लासिकल और कीन्स के बीच का डिफरेंस क्या है। क्लासिकल्स ये मानते थे कि एक फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो स्वतंत्र बाजार के अधीन है, वहां पे सप्लाई और डिमांड के आधार पे संतुलन जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर पे एस्टैब्लिश होगा, पूर्ण रोजगार पे। वहीं दूसरी तरफ कीन्स ये मानते हैं कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सप्लाई और डिमांड के आधार पे जो एम्प्लॉयमेंट लेवल एस्टैब्लिश होता है वो लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर पे एस्टैब्लिश होता है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे ऐसे कुछ लोग होंगे जो अनिश्चित बेरोजगारी के अंतर्गत आएंगे, या पूर्ण रोजगार पे संतुलन जो है वो नॉर्मली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एस्टैब्लिश नहीं होगा। इक्विलिब्रियम पे अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी। इक्विलिब्रियम में कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिनको रोजगार जो है प्राप्त नहीं होगा, और कीन्स मानते हैं कि ये एक नॉर्मल कंडीशन है किसी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए कि इक्विलिब्रियम जो है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एस्टैब्लिश होगा। अब हम मेन मॉडल डिस्कस करेंगे, कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। कीन्स के अनुसार जो सबसे सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट था उनकी थ्योरी का वो था प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड। कीन्स के अनुसार इफेक्टिव डिमांड को अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड जितना ही ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा। मंदी के समय की सबसे प्रमुख समस्या क्या है? बेरोजगारी। कीन्स
का मानना है कि अगर मंदी से बाहर निकलना है तो जो एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड है उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, और दूसरी तरफ वो ये मानते थे कि लेज़र फेयर की कंडीशन में हम मंदी से बाहर नहीं निकल सकते और फिस्कल पॉलिसी की ज़रूरत है, और अगर मंदी की सिचुएशन आती है तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत है, सरकार के हस्तक्षेप की ज़रूरत है, फिस्कल पॉलिसी की ज़रूरत है, और फिस्कल पॉलिसी की मदद से एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाना होगा, और एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड जितना ही ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही रोजगार का स्तर या लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। तो कीन्स ये मानते थे कि अगर मंदी से बाहर निकलना है तो एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड को हमें इकोनॉमी में इंक्रीज करना पड़ेगा। एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड को समझने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। पहले एक है एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। फिस्कल पॉलिसी की स्पेलिंग आपने गलत लिखी है। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी जो है दो तरीके के पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स है। राजस्व जिसे हम आप कह सकते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मतलब ऐसी कोई भी नीति जो कि सरकार के द्वारा अपनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट जितने भी स्कीम्स लेकर आती है, यह टैक्स रेट में जो भी आप चेंज देखते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स रेट में जो भी चेंज ला के गवर्नमेंट डिमांड को या कुल मांग में परिवर्तन लाती है उसको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिजिकल नहीं है, ये फिस्कल है, FISCAL। इफेक्टिव डिमांड को समझने के लिए हम दो कॉन्सेप्ट समझेंगे, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन और दूसरा एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। इन दोनों का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि हम एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड को समझें। एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन का मतलब ये है कि रिलेशनशिप बताता है जितने भी वर्कर्स को रोजगार मिला है और एक फर्म को या एक कंपनी को जितनी भी प्राप्ति मिलेगी, जो भी फॉर एग्जांपल अगर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और इसमें 200 लेबर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो 200 लेबर्स के बीच और 100 यूनिट्स को बेचने के बाद जो रिसीट्स मिलेंगे या जो इनकम जनरेट होगी किसी कंपनी की या किसी फर्म की या जितने भी फर्म्स से इकोनॉमी में, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है ये एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन से एस्टैब्लिश होता है। वहीं दूसरी तरफ एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन जो है वो ये बताती है कि अगर एक कंपनी प्रोडक्शन कर रही है तो वो कितना एक्सपेक्ट करती है कि उसको रिटर्न मिलेगा या उसकी रिसीट्स या प्राप्ति जिसे हम कहते हैं। मतलब अगर एक कंपनी जो है 50 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रही है तो वो क्या एक्सपेक्ट करती है, उसको इनकम कितनी मिलेगी या 50 यूनिट्स को बेचने के बाद उसको कितनी इनकम मिलेगी या रिसीट्स जिसे हम कहते हैं प्राप्ति कहते हैं हिंदी में, वो कितना एक कंपनी को मिलेगा और पूरी इकोनॉमी के लिए वो कितना होगा, उसी को हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। तो एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन क्या बताता है? इट indicates the relationship between the number of workers and the receipts which all firms in the economy will receive. एग्रीगेट सप्लाई प्राइस क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर 50 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, 10 यूनिट्स ऑफ लेबर हैं, तो 50 यूनिट्स को मार्केट में बेचने के बाद अगर 100 रुपीज मिलता है, ऐसे ही जितने भी फॉर्म्स हैं उन सबको जब हम प्लस करेंगे तो ये बताएंगे एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। ये 100 रुपीज दर्शाते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर या प्रोड्यूसर जो है कितना एक्सपेक्ट करता है कि मिनिमम उसको कितना मिलना चाहिए जिससे कि उसको लॉस ना हो। इसलिए एग्रीगेट सप्लाई में हम हमेशा बात करते हैं मस्ट रिसीव। वो एक्सपेक्टेशन जिसपे कि नो लॉस की कंडीशन हो, उतना ही एक कंपनी जो है प्रोड्यूस करेगी और उतना ही वो मार्केट में उस सप्लाई करेगी। तो ये एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन है।
इसको हम ग्राफिकली एक बार देख लेंगे कि किस तरीके से एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन का ग्राफ बनता है। एक्स एक्सिस में हम लेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड, क्योंकि लेबर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन का साधन है, इसलिए हम नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड ले रहे हैं, जिससे कि हमें एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो पता चले। और वाई एक्सिस पे हम लेंगे रिसीट्स। ये रिसीट्स का क्या मतलब है, जितने भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है उनको मार्केट में बेचने के बाद जो इनकम जनरेट होगी, जो आय प्राप्त होगा, या जिसे हम प्राप्ति भी कहते हैं, उसको रिसीट्स कहते हैं। एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन अपवर्ड स्लोपिंग होगा इस तरीके से, और ये हम एज्यूम कर लेते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर है। यह उतने लेबर हैं जिसपे कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो वर्टिकल हो गया। इसका मतलब इससे ज़्यादा एग्रीगेट सप्लाई जो है अब इंक्रीज नहीं की जा सकती। इस कर्व में आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ लेबर इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिक को काम मिलेगा, वैसे वैसे जो रिसीट्स है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, और इसलिए हम कहते हैं इंक्रीजिंग विथ एन इंक्रीजिंग रिटर्न। जितने ज़्यादा लेबर्स को काम मिल रहा है उतनी ज़्यादा रिसीट्स बढ़ रही है, और एक लेवल के बाद जब फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर हो जाएगा तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो वर्टिकल हो जाएगा या वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अब हम समझते हैं एग्रीगेट डिमांड फंक्शन जो है वो क्या है। डिमांड का क्या मतलब है कि मार्केट में कितनी डिमांड होगी, वस्तुओं की कितनी मांग होगी। तो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन हमेशा रिलेशनशिप शो करता है नंबर ऑफ लेबर्स के बीच में जिनको काम मिला है, रोजगार मिला है, और जितना कि एक्चुअल में कंपनी जो है वो रिसीट्स उसको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं लेकिन मार्केट में जो डिमांड है वो सिर्फ 70 यूनिट्स की है, तो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन में अगर 70 यूनिट्स के बदले 170 रुपीज़ जो है वो रिसीट्स हैं, तो ये 170 रुपीज़ जो है एग्रीगेट डिमांड प्राइस को दर्शाते हैं। इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड फंक्शन हमेशा एक्चुअल रिसीट्स को बताता है। जितनी मार्केट में डिमांड होगी उतनी ही रिसीट्स होगी, उतनी बिक्री होगी और उतनी इनकम जनरेट होगी। तो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन में एक्चुअल रिसीट्स की बात करते हैं, और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन में हम मस्ट रिसीट्स की बात करते हैं कि जितना मिनिमम मिलना चाहिए जिससे कि कंपनी को लॉस ना हो। तो सप्लाई में मस्ट की बात होती है जिससे कि लॉस ना हो, और डिमांड फंक्शन में एक्चुअल की बात होती है। ये जो है ये सबसे मेजर डिफरेंस है। डिमांड में हम एक्चुअल रिसीट्स की बात करते हैं और सप्लाई में हम मस्ट रिसीट्स की बात करते हैं जिससे कि नो लॉस की कंडीशन हो। यही बेसिक डिफरेंस है एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन में। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन जो है उसका कर्व हम देखते हैं कैसा होता है। वाई एक्सिस में हम लेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड, वाई एक्सिस पे हम लेंगे रिसीट्स, और एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन जो है दैट इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। इंक्रीज तो हो रहा है ये बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, इसलिए इसका कर्व जो है इस तरीके से है। ये है एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। एग्रीगेट डिमांड जो है वो कीन्स के अनुसार 4 कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है। एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स ऑन 4 कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज कंजम्पशन डिमांड जिसके लिए हम सी लिख सकते हैं। सेकंड इज इन्वेस्टमेंट डिमांड जिसके लिए हम आई लिख सकते हैं। थर्ड इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिसके लिए जी लिख सकते हैं। एंड फोर्थ इज नेट एक्सपोर्ट्स जिसके लिए हम लिख सकते हैं एक्स माइनस एम। ये 4 कंपोनेंट्स है जिसपे कि कुल मांग या एग्रीगेट डिमांड जो है वो डिपेंड करती है। अब हमने समझ लिया एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन क्या है और एग्रीगेट डिमांड फंक्शन क्या है। अब हम समझेंगे कॉन्सेप्ट कि इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टैब्लिश होता है। ओके, स्टूडेंट ने कहा है कि फिर से मैं रिपीट कर दूं कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन जो है उसमें दोनों में ही एक्स एक्सिस पे
ओके, 4 कंपोनेंट्स के नाम रिपीट करना है। पहला जो कंपोनेंट है दैट इज कंजम्पशन डिमांड, सेकंड इज इन्वेस्टमेंट डिमांड, थर्ड इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, and fourth is net exports, that is export minus import, जिसे हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। ओके, तो अब हम समझेंगे कि इक्विलिब्रियम जो है वो कैसे एस्टेब्लिश होता है, जहां पे एग्रीगेट डिमांड कर्व एग्रीगेट सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करेगा, वहां पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड किसे कहते हैं? ये एक नया कॉन्सेप्ट था, या ये जो शब्द है ये पहली बार कीन्स के द्वारा यूज किया गया। एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड, एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड वो डिमांड है जहां पे एग्रीगेट डिमांड जो है वह एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। सिंपली एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड इज दैट डिमांड वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी, उस एग्रीगेट डिमांड को कहते हैं एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड। इसको ग्राफिकली देखते हैं कि कैसे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ था। एक्स एक्सिस में हम लेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड, वाई एक्सिस पे लेंगे रिसीट्स, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन ड्रॉ करेंगे, और एग्रीगेट डिमांड फंक्शन ड्रॉ करेंगे। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के जहां पे बराबर होगा, उस एग्रीगेट डिमांड को हम एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड कहेंगे, और वहां पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। हम कह सकते हैं ई स्टार। यहाँ पे इक्विलिब्रियम जहाँ एस्टैब्लिश हुआ है और जितने लोगों को रोजगार मिला है, दिस इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको आप एन से डिनोट कर सकते हैं। ये जो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे ओ एन जो लेवल है, ये यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर यहाँ पे नहीं पाया जाता। तो कीन्स के अनुसार जब भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, ये लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट पे एस्टैब्लिश होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ होता है? जहाँ एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो वर्टिकल है। अगर इक्विलिब्रियम इस लेवल पे एस्टैब्लिश होता तो इसे हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। कीन्स के अनुसार एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड को बढ़ा के हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम पे पहुंच सकते हैं, या इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं। इसको भी ग्राफिकली देखेंगे। इस लेवल पे जो है लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट है, एंड एट दिस लेवल फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है। एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड को जब हमने इंक्रीज किया एडी से ए डैश पे, तो इक्विलिब्रियम जो था ऑफ या लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो था वो N1 से NF पे शिफ्ट हो गया। NF क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ग्राफिकली आप ये दर्शा सकते हैं कि अगर हम एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करेंगे तो उसी के साथ साथ जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो भी इंक्रीज होगा। और कीन्स का ये मानना था कि ग्रेट डिप्रेशन से या महामंदी से निकलने के लिए हमें एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड को अर्थव्यवस्था में बढ़ाना पड़ेगा। एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड क्या है? वो डिमांड है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी। और इसके लिए कीन्स का सोल्यूशन क्या था? फिस्कल पॉलिसी या गवर्नमेंट इंटरवेंशन। क्लासिकल्स बात करते थे लेजेस फेयर की,
और कीन्स बात करते थे फिस्कल पॉलिसी या गवर्नमेंट इंटरवेंशन की। क्लासिकल्स ने अपनी थ्योरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन लिया था वेज और प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी का। कीन्स कहते हैं कि प्राइस फ्लेक्सिबल हो सकते हैं लेकिन मनी वेज जो है वो रिजिड होंगे। मनी वेज या नॉमिनल वेज जिसमें प्राइस चेंज को नहीं लिया जाता, मनी वेज रिजिड होंगे, जिसकी वजह से जब प्राइस में किसी भी प्रकार का चेंज आएगा, फॉर एग्जांपल जब प्राइस कम होगा तो W/P जो कि रियल वेज है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्राइस कम होगा तो ओवरऑल जो वैल्यू है रियल वेजेस की वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। कीन्स मानते हैं क्योंकि प्राइस फ्लेक्सिबल हो सकते हैं लेकिन मनी वेज रिजिड है या इनफ्लेक्सिबल है, उसकी वजह से इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट या अनिच्छिक बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होगी जब भी कुल मांग में कमी आएगी या मंदी की स्थिति उत्पन्न होगी। इसको ग्राफिकली देख लेते हैं कि किस तरीके से हम ग्राफ के थ्रू इसको हेल्प कर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए आपको दो ग्राफ बनाना है साइड बाय साइड। पहला ग्राफ है आपका वो इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करेंगे। यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग इज डिमांड कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग इज सप्लाई कर्व। वाई एक्सिस पे आप रियल वेज लेंगे और एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड लेंगे। इक्विलिब्रियम पे हम मान सकते हैं कि रियल वेज जो है वो W/P0 है। नेक्स्ट जो ग्राफ है इसके पहले का पॉइंट ये था कि ग्रेट डिप्रेशन या डिप्रेशन की जब सिचुएशन होगी या मंदी की सिचुएशन होगी तो वहां पे एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाकर हम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं। इसी को हम ग्राफिकली दिखा रहे थे। ये आपका सप्लाई कर्व है जो 0 से स्टार्ट होगा और ये आपका डिमांड कर्व है। जितना ही ज़्यादा आपका डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट होगा उतना ही ज़्यादा आपका लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो शिफ्ट होगा और फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी एस्टैब्लिश हो सकता है। यही हमने इसके पहले के पॉइंट पे एक्सप्लेन किया है। एग्रीगेट डिमांड कर्व या एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड, जो कि एग्रीगेट डिमांड जब एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगी तो उस एग्रीगेट डिमांड को हम एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड कहेंगे। तो जब जैसे जैसे उसको आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा। क्लासिकल्स ये कहते थे कि लेजेस फेयर जो है उसमें बिलीव करते थे। क्लासिकल्स का ये मानना था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। लेकिन कीन्स ये मानते हैं कि अगर मंदी की सिचुएशन है तो फिस्कल पॉलिसी जो है वो सबसे ज़्यादा कारगर होगी और गवर्नमेंट इंटरवेंशन की यहाँ पे ज़रूरत है। लेजेस फेयर का मतलब है कि नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। लेजेस फेयर का मतलब है कि उत्पादन की गतिविधियों में या आर्थिक गतिविधियों में या कीमत दर के निर्धारण में या संतुलन के निर्धारण में किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट का जो हस्तक्षेप है उसकी कोई जरूरत नहीं है, जैसे हम कहते हैं नो या नेग्लिजिबल गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मतलब गवर्नमेंट का जो रोल है वो ना के बराबर है आर्थिक गतिविधियों में या प्राइस एलोकेशन या कीमत दर के निर्धारण में या संतुलन में। इसको हम कहते हैं लेजेस फेयर। और फिस्कल पॉलिसी का क्या मतलब है? फिस्कल पॉलिसी वो नीतियां हैं जो सरकार के द्वारा अपनाई जाती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा के बहुत सारे जो आप स्कीम देखते हैं बेरोजगारी को हटाने के, गरीबी को हटाने के, उन सारी स्कीम्स के द्वारा भी आप देख सकते हैं, योजनाओं के द्वारा देख सकते हैं, सरकार के द्वारा अपनाई गई योजनाओं के द्वारा, या किसी भी प्रकार से कर संबंधित अगर कोई परिवर्तन आता है तो उसको भी हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। तो लेजेस फेयर मतलब नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट इंटरवेंशन। कीन्स जो थे वो फिस्कल पॉलिसी के समर्थक थे। क्लासिकल्स कहते थे फिस्कल पॉलिसी की किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो अब हम ये समझ रहे थे कि कैसे कीन्स ने ये कहा कि अगर कीमत दर जो है वो उस परिवर्तनशील है लेकिन जो मनी वेज है, जो नॉमिनल वेज है जिसमें प्राइस चेंज को नहीं लिया जाता, फॉर एग्जांपल अगर आपको 100 रुपीज मिल रहे हैं और कीमत दर में होने वाले परिवर्तन को नहीं लिया गया तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉमिनल वेजेस। तो मनी वेजेस या नॉमिनल वेजेस जो है उनको उन्होंने स्थिर या रिजिड माना है और इसलिए वो कहते हैं कि कीन्स के
कीन्स के मुताबिक अगर एग्रीगेट डिमांड में किसी भी प्रकार से कमी आती है कुल मांग में, तो उसकी वजह से अनिच्छित बेरोजगारी की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो सकती है और संतुलन पे हम वापस अपने आप नहीं आ सकते। उसके लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन की, सरकार के हस्तक्षेप की और फिस्कल पॉलिसी की जरूरत है। इसको हम ग्राफ से समझेंगे। इसके लिए हमें दो ग्राफ ड्रॉ करना है। ये पैनल ए है, ये पैनल बी है। पैनल ए में आपको सिंपली इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना है डिमांड और सप्लाई के आधार पे, और इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ वर्कर्स जो एम्प्लॉयड है वो है N0 और रियल वेज रेट जो है वो है W0 बाई P0। पैनल बी में एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन है अपवर्ड स्लोपिंग, एग्रीगेट डिमांड जो है मार्केट में वो है डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये इनिशियल लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे कीमत दर जो है प्राइस लेवल P0 है और जीडीपी या नेशनल इनकम या आउटपुट जिसे हम कहते हैं वो है Y0। अगर एग्रीगेट डिमांड में कमी आती है तो हम मान लेते हैं एग्रीगेट डिमांड जो है वो AD1 पे शिफ्ट हो गया और नया जो प्राइस लेवल है वो है P1 और नया जो आउटपुट लेवल है वो है Y1। P1 जो है आप देख सकते हैं कीमत दर में गिरावट को दिखा रहा है। जब भी प्राइस लेवल कम होंगे उसके साथ साथ अगर नॉमिनल वेज रिजिड है, स्थायी है, तो रियल वेज क्या होते हैं W/P। अगर P की मात्रा कम हो रही है तो ओवरऑल जो W/P है जो रियल वेज को दर्शाता है ये इंक्रीज हो जाएंगे। तो पैनल ए में मान लेते हैं इसका लेवल W1 P1 पे आ गया। ये W1 P1 लेवल है। यहाँ पे जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, डिमांड ऑफ लेबर है, उसके अनुसार लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो N1 पे स्टैब्लिश होगा। N0 और N1 के बीच का जो डिफरेंस है ये दर्शाएगा अनिच्छित बेरोजगारी को या इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को। अगर मनी वेजेस जो हैं ये फ्लेक्सिबल होते तो मनी वेजेस भी इंक्रीज हो जाते और उसके वजह से हम इक्विलिब्रियम पे एस्टैब्लिश रहते जैसा कि W0 और P0 पे था। लेकिन कीन्स मानते हैं कि जो मनी वेजेस हैं, जो W है वो स्थिर रहेगा और उसमें वो परिवर्तनशील नहीं होगा शॉर्ट रन में, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि रियल वेज रेट इंक्रीज होकर W1 P1 पे आ जाएंगे और इसके इंक्रीज होने की वजह से जो डिमांड फॉर लेबर है वो श्रमिकों की मांग जो उसमें गिरावट दिखेगी N1 लेवल पे, और N1 और N0 के बीच में ये जो डिफरेंस है ये है अनिच्छित बेरोजगारी को दर्शाता है। तो कीन्स के अनुसार इस बेरोजगारी को हटाने के लिए फिस्कल पॉलिसी की जरूरत है। ये कीन्स का फुल मॉडल है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का। अभी तक जितना भी पढ़ाया गया है इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट जो है वो डिपेंड करता है एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड में। तो कीन्स के अनुसार जो एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड है वो डिपेंड करती है कंजम्पशन डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड को। इसको एक फ्लो चार्ट से हम समझेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं जिसपे कि एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट जो है वो डिपेंड करेगा जब हम कीन्स की थ्योरी स्टडी करें। एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, ओके, इसको हम एक बार समझ लेते हैं उसके बाद हम एग्रीगेट सप्लाई प्राइस को फिर से डिस्कस कर देंगे। एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट जो है वो किस पे डिपेंड करेंगे उसको हम लोग ग्राफ एक फ्लो चार्ट से हम समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट डिपेंड्स ऑन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड, जो कि अभी हमने स्टडी किया। एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड डिपेंड करेगा सबसे ज़्यादा कंजम्पशन डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड पे।
कंजम्पशन डिमांड को आप सी से इंडिकेट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट डिमांड को कैपिटल आई से। एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड पे डिपेंड करेगा एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, और उस एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड डिपेंड करेगा कंजम्पशन डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड पे। कंजम्पशन डिमांड जो है वो डिपेंड करेगा इनकम पे, आय पे और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे। ये फ्लो चार्ट आप लोग बना लीजिए, उसके बाद फिर मैं डिस्कस करती हूँ जो आप लोग के डाउट्स हैं। इनकम एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम एमपीसी या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू बी कंज्यूम कहते हैं, जिसको आगे के लेक्चर्स में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। कंजम्पशन डिमांड जो है वो इनकम पे डिपेंड करेगा और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे डिपेंड करेगा कि उपभोग करने की जो प्रवृत्ति है वो कितनी होगी। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिमांड। इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है इट विल डिपेंड अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हम पहले भी क्लासिकल थ्योरी में स्टडी कर चुके हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको आप इंडिकेट कर सकते हैं स्मॉल आई से, एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जिसको हम आगे के लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिपेंड करेगा आई, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल डिपेंड अपॉन मनी सप्लाई एंड लिक्विडिटी प्रेफरेंस। Marginal efficiency of capital will depend upon cost of capital, पूंजी की लागत, और प्रॉफिट होने की जो संभावना है उस पे, प्रॉफिट प्रोस्पेक्टिव। लाभ होने की जो संभावना है उस पे और पूंजी की लागत पे निर्भर करेगा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, जो दर्शाता है कि प्रॉफिट होने की संभावना या लाभ प्रत्याशा कितनी होगी। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड्स अपॉन मनी सप्लाई एंड लिक्विडिटी प्रेफरेंस। इसको हम आज आगे के जो लेक्चर्स होंगे उनमें भी डिस्कस करेंगे, और मनी बैंकिंग के पेपर में भी आप लोग को ये कॉन्सेप्ट्स डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। कि कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था कि एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन को फिर से समझा दिया जाए। एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन रिलेशनशिप बताता है नंबर ऑफ लेबर्स एम्प्लॉयड, जो कि एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे जो रिसीट्स हैं उनके बीच के संबंध को एस्टैब्लिश करता है। इसको मैंने एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाया था कि फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, 50 यूनिट्स जो हैं वो लेबर हैं, और 200 रुपीज़ जो है वो रिसीट्स है। मतलब 100 यूनिट्स को बेचने के बाद अगर 200 रुपीज़ जो है वो इनकम है फैक्ट्री की, तो जितने भी फॉर्म्स हैं उन सबके इनकम को प्लस करने के बाद जो हमें मिलेगा वो होगा टोटल रिसीट्स, और नंबर ऑफ लेबर्स एम्प्लॉयड, मतलब पूरी इकोनॉमी में कितने लेबर्स को रोजगार मिला है। इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को हम एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन कहते हैं, और जिसका कर्व जो है वो इस प्रकार से है, जो ये दर्शाता है इट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रिटर्न। जैसे जैसे नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे जो रिसीट्स है वो बढ़ेंगे। कब तक बढ़ेंगे? जब तक कि सारे लेबर्स को जो है वो रोजगार नहीं मिल जाता। जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन वर्टिकल हो जाएगा वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर जो है वो एस्टेब्लिश होगा। दूसरी चीज जो मैंने इसमें बताई थी कि एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन मतलब हम पूर्ति की बात करें तो कितना सप्लाई जो है एक फर्म करेगी जिसपे कि नो लॉस की कंडीशन हो, जहाँ पे किसी भी प्रकार की उसको हानि ना हो। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो लॉस भी ना हो, तो इसलिए हम कहते हैं मस्ट एक्सपेक्ट रिसीट्स। कि एक फर्म
मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल किस पे डिपेंड करते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे एंड प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स पे, पूंजी की लागत पे और प्रत्याशित लाभ पे। नो लॉस की कंडीशन का मतलब है कि कितनी रिसीट जो है कम से कम मिनिमम जो है एक फर्म को मिलनी चाहिए जिससे कि उसको किसी भी प्रकार की हानि ना हो। तो एग्रीगेट सप्लाई प्राइस क्या बताता है? मस्ट एक्सपेक्ट रिसीव, जितना कि मिलना जरूरी है ताकि लॉस ना हो। और एग्रीगेट डिमांड फंक्शन क्या बताता है? एक्चुअल रिसीट्स, जितनी मांग होगी मार्केट में उसी उतनी ही रिसीट्स मिलेंगी, तो उसे हम कहेंगे एक्चुअल रिसीट्स। तो ये एक्चुअल को दर्शाता है। और पूर्ति कितनी सप्लाई करेगा फर्म जिसपे उसको लॉस ना हो, इसलिए ये किसको दर्शाता है? मस्ट एक्सपेक्ट रिसीट, जितना कि मिनिमम रिसीट्स एक फर्म को मिलना चाहिए उसको कहेंगे एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। ये मेजर डिफरेंस है एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड फंक्शन के बीच। एक और स्टूडेंट का डाउट था कि फिस्कल पॉलिसी को फिर से एक्सप्लेन कर दूं मैं। फिस्कल पॉलिसी मतलब कि जो सरकार के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली ली जाती है, और जिसका दो एग्जाम्पल मैंने दिया था कि या तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा सकती है, जैसे कि आप देखते हैं कि गरीबी हटाने के लिए तमाम योजनाएं हैं, बेरोजगारी को हटाने के लिए तमाम योजनाएं बनाई जाती हैं, तो ये सारे जो हैं ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट व्यय को दर्शाते हैं। और दूसरी तरफ जो टैक्स या कर से संबंधित, जो कि रेवेन्यू कलेक्शन का गवर्नमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है, टैक्स संबंधित या कर संबंधित जितनी भी नीतियां बनती हैं सरकार की, वो सारी फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत आती है, जिनका मूल उद्देश्य क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड में परिवर्तन लाना। फॉर एग्जाम्पल एग्रीगेट डिमांड को कम करना है क्योंकि इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति या कीमत दर में बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से अगर एग्रीगेट डिमांड को कम करने की नीति सरकार बनाएगी और तो उसमें वो टैक्स को बढ़ा सकती है, टैक्स रेट को बढ़ा के एग्रीगेट डिमांड को कम कर सकती है। दूसरी तरफ अगर एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना हो तो टैक्स रेट को कम किया जा सकता है, टैक्स बेस को कम किया जा सकता है, या तो एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जा सकता है। ज़्यादातर एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए एक्सपेंडिचर को सरकार बढ़ाती है, जितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी उतनी ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। ये फिस्कल पॉलिसी का एग्जाम्पल है। फिस्कल पॉलिसी मतलब जो सरकार के द्वारा अपनाई जाती है, जिसमें कुल मांग में परिवर्तन लाने की कोशिश की जाती है। गोल हो सकता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, मुद्रास्फीति को कम करना, या गोल ये भी हो सकता है कि कुल मांग में अगर कमी आई है तो कुल मांग को बढ़ाना, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। आज के क्लास में हमने कीन्स की जो थ्योरी है उसको कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे।